हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट सेकंड। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मेटल्स किस तरह से एसिड्स के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट रिएक्टिविटीज़। बट जो नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनकी डिटेल में हमें नहीं जाना है। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते थे वो हमने देख लिया। बट क्वेश्चन आता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट? तो उसी टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत पहले एक्टिविटीज़ में हमने देखा था कि मेटल्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट? आपने रिएक्शंस देखे थे मेटल्स की। अब क्वेश्चन आता है कि मेटल्स इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पढ़ लेते हैं एक बार। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम है हमारा, ठीक है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2,8,1। ये क्या है KLM। इन शेल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसी की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट? जैसे कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमने देखा था पिछली रिएक्शंस में कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं ना इतनी ज़्यादा विगरस होती हैं, इतनी ज़्यादा वायलेंट होती हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आग शाग तक नौबत पहुंच जाती है, राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों है, इनका नेचर, ये इतने हाईली रिएक्टिव क्यों है, इतने हाई रिएक्टिव क्यों है? इसका रीज़न है इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम और पोटेशियम के दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 होता है, राइट? अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन्हें बहुत परेशान करता है। देखो, हमने पढ़ा था, हमें पता है कि हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कैसे होगा? या तो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है, या फिर अपना डबलेट पूरा कर ले। डबलेट बहुत रेयर केस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में देखने को मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन और आई थिंक बोरोन में देखने को मिलता है। और मेन जो आपके एलिमेंट्स का, मेन जो आपके एटम्स का जो मेन मोटिव होता है ना, वो ये होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट अचीव कर लें। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का जो गुच्छा है, एक इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है, हम कंप्लीट कर लें, राइट? और कैसे कंप्लीट करेंगे? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, अगर कम है तो। अगर एक्स्ट्रा है तो दे देंगे, अगर कम है मान लो तो ले लेंगे। तो यहाँ पर सोडियम क्या चाहता है? सोडियम भी यही चाहता है जैसा बाकी एटम्स चाहते हैं। सोडियम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, बट क्या क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? इसके साथ प्रॉब्लम है ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है? क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि सोडियम एटम ने स्टेबल होना है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ना ये इस फिराक में रहता है कि फटाफट से ना मेरे साथ कोई रिएक्शन कर ले और मैं फटाफट से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं और मैं स्टेबल हो जाऊं। इसीलिए बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। पोटेशियम का भी सेम किस्सा है, पोटेशियम की भी सेम कहानी है। उसमें भी ऐसे ही होता है, उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वो चाहता होता है कि फटाफट से मेरे साथ कोई रिएक्ट कर ले और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देके जीवन में सुखी हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, राइट? इस तरह से हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इस वजह से जो है ना हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से सोडियम पोटेशियम जो है कितने विगरसली रिएक्ट करते हैं। अब हमने ना नोबल गैसेस के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस होती हैं 0 ग्रुप वाली, 18th ग्रुप में जो प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भर भर के। तो यहाँ पर नोबल गैसेस हमारी क्या होती हैं? उनके पास क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। मतलब कि उनका जो वैलेंस शेल होता है ना, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वो कंप्लीट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, वो अपने जीवन में सुखी है, राइट? उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? इसका मतलब यही हुआ ना कि उसका फिल्ड वैलेंस शेल है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, वो अपने जीवन में सुखी है, वो स्टेबल है, राइट? इस वजह से वो है ना रिएक्टिविटी नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिलती है नोबल गैसेस के केसेस में। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्टेबल हैं, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है रिएक्शन करने की, राइट? तो यहाँ पर हमने ये देखा, हम यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो हम रिएक्टिविटी है ना एलिमेंट्स की, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? रिएक्टिविटी को हम कह सकते हैं अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। एक टेंडेंसी है उनकी क्या अटेन करने की, क्या पाने की, क्या पाने की? कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल पाने की,
ठीक है। अब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, कुछ नोबल गैसेस की, कुछ मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल्स की। ओके, सो टेबल में हम लोग देखेंगे, टेबल 3.3 में, उसमें हम लोग देखेंगे कि सोडियम एटम जो है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, इफ इट लॉसेस, देखो यहाँ पर मैं को कहानी से समझाती हूँ, ये पूरा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ क्या कहना चाहता है ये। फॉर एग्जाम्पल, ये सोडियम एटम है मेरा, तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसके शेल्स हो गए, जो शेल्स होते हैं हमारे सोडियम एटम के, ये हो गए शेल्स, 3 शेल्स होते हैं ना, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ मैं, ठीक है। एक यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अरे यार 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और एक हमारा आउटर मोस्ट शेल में होता है, राइट। अब यहाँ पर देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 11 प्रोटॉन होने चाहिए। प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये चीज़ तो आपको पता है ना, बहुत ही बेसिक है, ये तो 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर अब हमारा जब सोडियम एटम रिएक्ट करेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो ये जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। तो मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, तो मतलब कि प्रोटॉन की वैल्यू अब ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की कम होगी, प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, मतलब एक तरह से, राइट। तो इसी वजह से ये बन जाता है हमारा Na पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से बनता है Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। उसी वजह से सेम ही आपका लॉजिक लगता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए होता है जुगाड़ करके, और क्लोरीन एटम क्या बना लेता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो वो क्या बना लेता है, क्लोरीन माइनस बना लेता है। अब ये टेबल देखो, ये टेबल क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। नोबल गैसेस देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और इनके एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, मतलब इसका डबलेट कंप्लीट है, ये सुखी है अपने जीवन में, तो ये स्टेबल होता है। नियॉन है आपका, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2,8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीटेड है, ये स्टेबल है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,8, तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, बिल्कुल कंप्लीटेड है, तो ये भी अपने जीवन में स्टेबल है, सुखी है। ओके, अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स का देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम के पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,8,1, राइट। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से, मतलब ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे से कोई ले ले, राइट, यही चाहता ना ये, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देना चाहता है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास आपका क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मैग्नीशियम का क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2,8,2, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। एल्यूमिनियम, अब आप सोच रहे होगे कि ये इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं लेते, अब खुद ही सोचो ना, मतलब इसके पास को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सोडियम को, अगर ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट कराता है, ये 1 वाला, ठीक है, तो अगर ये गेन करना चाहता है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब ऐसा तो नहीं कहाँ जाएगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन दे दो और दूसरा एटम मान जाएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, राइट। तो ये इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सेम लॉजिक फॉर मैग्नीशियम ऑल्सो। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखो 13 है, 2,8,3 है इसका जो है वैलेंस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। 5 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन देना ईजी होता है फिर भी। ओके, पोटेशियम देखो 19 है, 2,8,8,1, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेम वही सोडियम वाला दुख है इसका भी, ठीक है, सोडियम वाली कहानी है। और सेम फॉर कैल्शियम देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर देखा, इसको मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जो मेटल्स होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, मतलब इनके केसेस में इलेक्ट्रॉन्स देने की जो मात्रा है, देने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो मतलब कि ये क्या करते हैं, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी वजह से, और क्या देखो, लूज करके क्या करेंगे, लूज करके जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो लूज कर देंगे तो नेट उनके पास क्या, उनके पास चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा, कटायन बनेंगे वो, राइट, जैसे कि Na पॉजिटिव बना था। तो यहाँ पर इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, चलो नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी देखो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 2,5 है हमारी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2,6 है ऑक्सीजन का, 2,7 है फ्लोरीन का, 2,8,5 है फास्फोरस का, 2,8,6 है सल्फर का और 2,8,7 है क्लोरीन का। तो यहाँ पर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, 5, 6, 7, 5, 6, 7, मतलब ये कहीं से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं, राइट। नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, फ्लोरीन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, तो मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट, गेन ज़्यादा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, आप गेन कर लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एग्जांपल लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब कि 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा कहीं से, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कि ऑल ओवर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्लोरीन माइनस बन जाता है, राइट। तो इसी वजह से नेगेटिव अनायन बन रहा है ना, तो इसी वजह से नॉन मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई सभी को। अब यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं। अब हमने देखा कि सोडियम जो है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। दोनों टकरा जाते हैं आपस में और कहते हैं, अरे भाई, क्लोरीन सोडियम को क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं कि भैया तुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है और मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना है, तो क्यों ना आपस में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपस में हम समझौता कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में जब समझौता करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड, राइट। यहाँ पर देखो इसकी फॉर्मेशन बता रखी है कि देखो, चल सोडियम भी मान देते, चल ठीक है यार, मुझे तो वैसे भी स्टेबल होना है, तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो यहाँ पर 2,8,1 है, मतलब कि रिएक्शन करने के बाद सोडियम कटायन बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा और बन जाएगा क्लोराइड अनायन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज अनायन। ओके, यहाँ पर देखो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसने दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन की बात बन गई, सोडियम की भी बन गई और सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन माइनस हमारे आयंस में टूट गए, आयंस सॉरी बन गई, टूटे नहीं है अभी, बने हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या बनता है हमारा, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इतने, मतलब सिंपल सी बात है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हैं, तो मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मतलब कि सोडियम और क्लोरीन आयंस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है। इसी वजह से इनके बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो एज अ सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऑपोजिटली चार्ज आयंस के एग्रीगेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो एक और आयनिक कंपाउंड देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये कहेगा अभी ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन कहता है कि चल तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, राइट, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा। बट मैग्नीशियम क्या कहेगा, यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं कैसे 1 इलेक्ट्रॉन तुझे देख के स्टेबल हो जाऊँ, मेरे पास तो फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो क्लोरीन कहता है कि चल मैं अपने भाई को ले आता हूँ, ठीक है, मेरा भाई जो है वो भी बेचारा अनस्टेबल घूम रहा है, हम दोनों जो है ना तेरे भाई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कहानी से हमें क्या पता चला कि मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन को दे देगा, दूसरे क्लोरीन को दे देगा, तो 2 क्लोरीन के साथ इसकी बॉन्डिंग बन गई ना 2 भाइयों के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2 पॉजिटिव, यानी कि 2 आयंस इसने रिलीज किए हैं, 2 आयंस इसने लूज किए हैं और क्लोरीन माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर बनता है हमारा MgCl2, ठीक है, क्या है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ओके, सो यहाँ पर जो अब इस तरह को जो ट्रांसफर है ना, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि MgCl2, राइट, और आपका NaCl, ये कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन से बन रहे हैं। सोडियम क्लोरीन मेटल नॉन मेटल है, मैग्नीशियम क्लोरीन मेटल नॉन मेटल है, तो आपस में ये मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही है,
राइट। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। कहीं पे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आ गए तो घबराना नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स ही है। ओके, तो आपको बताना है कि MgCl2 में कौन सा कटायन है, कौन सा अनायन है। ओके, चलो फटाफट से बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स का नाम लिया, अब आयनिक कंपाउंड्स कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टीज समझे बिना जाना मत, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज समझना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, कुछ सैंपल्स लेने हैं कुछ सॉल्ट्स के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, बैरियम क्लोराइड ले सकते हो। ये सारे आपको इनके सैंपल्स लेने हैं, ठीक है। उनके सैंपल्स जो है ना, आपको इनकी फिजिकल स्टेट नोट करनी है। क्या देखोगे कि दे आर सॉलिड, दे आर इन द सॉलिड स्टेट। अरे यार लिखा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब हम इनकी फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि दे आर सॉलिड इन फिजिकल स्टेट, मतलब उनकी जो फिजिकल स्टेट है ना वो सॉलिड है। सॉरी, यहाँ पे सॉलिड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सॉलिड लिखा है, तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक मेटल स्पैटुला लेना है। स्पैटुला कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, चम्मच टाइप आप बोल सकते हो। इसके अंदर आपको डालना है वो सैंपल, कोई भी सॉल्ट का आप सैंपल डालो, फॉर एग्जाम्पल NaCl का डालो। अब नीचे लगा दो बर्नर, हीट करो, ठीक है। अब हीट करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, ये आपको बताना है। क्या कुछ जो सैंपल हैं आपके वो कोई कलर इम्पार्ट करेंगे, क्या ये जो कंपाउंड है ये मेल्ट हो जाएगा, ये सभी आपको चीज़ें नोटिस करनी है। और ये भी देखना है कि ये जो सैंपल है क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, क्या ये पेट्रोल और केरोसिन में भी डिसॉल्व हो सकता है, क्या उसमें सॉल्युबल है। तो इसका आंसर होता है कि वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, ये जो आपके होते हैं ना आयनिक कंपाउंड्स, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट पेट्रोल और केरोसिन में सॉल्युबल नहीं होते। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। समझ में आ गई थी चीज़। चलो फटाफट से एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्किट बना लो, यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन लिया, यहाँ पर ग्रेफाइट रोल ली, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखो एक सर्किट बना लिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर बल्ब लगा दिया। यहाँ पर जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NaCl का ही हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया था, तो यहाँ पर जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला, इससे तो हमें यही पता चला ना कि सॉल्ट सोल्यूशन में आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे, देखते हैं आगे। बट उससे पहले हम एक टेबल डिस्कस करते हैं जो कि है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। अब इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आयनिक कंपाउंड एक्चुअल में कितने स्ट्रॉन्ग है। तो देखो आयनिक कंपाउंड पहला है NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, केल्विन में दे रखा है हमें, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 1074 केल्विन, बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 1686 केल्विन, ये भी बहुत ज़्यादा है, राइट। फिर देखो लिथियम क्लोराइड, मतलब कि लिथियम आपका LiCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन्स में 887 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 1600। कैल्शियम क्लोराइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1045 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 1900 केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है 2850 केल्विन और कैल्शियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट है 3120 केल्विन। मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 981 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 1685 केल्विन। सच्ची सच्ची बताओ, इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? बहुत ईजी है कि इस टेबल को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि एक्चुअल में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं, तभी तो उनके इतने ज़्यादा स्ट्रांग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, राइट। इतने ज़्यादा हाई है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कि देखो 1000 में जा रही है उनकी गिनती केल्विन्स में, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लें फटाफट से। देखो फिजिकल नेचर की बात करते हैं। हमने देखा था कि फिजिकल स्टेट नोटिस की थी ना हमने, क्या थी वो? सॉलिड थी, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स ना सॉलिड्स होते हैं और हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, मतलब कटायंस और अनायंस के बीच में होता है, राइट। अब ये जो कंपाउंड्स है ना, ये जनरली ब्रिटल होते हैं और जब इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो ये छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाएंगे। सोडियम क्लोराइड ही ले लो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, आपको उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके देना तो उसका ना जो पाउडर बन जाएगा, पीसेस में टूट जाएंगे वो, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। हार्ड मतलब सॉलिड फॉर्म में, राइट, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। ब्रिटल ज़्यादा होते हैं ना, इसीलिए प्रेशर अप्लाई करने पर टूट जाते हैं।
ठीक है, चलो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने देख ही लिया कि बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी वजह से हमें क्या चाहिए, इसी की वजह से हमें कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमें एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि इनके बीच में इंटरआयनिक अट्रैक्शन टूट सके, मतलब बहुत मुश्किल होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी मतलब कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड यार। ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग गया था। क्यों ग्लो किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं थ्रू अ सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन से हम उसे कंडक्ट करा रहे हैं ना, उस सोल्यूशन में मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है, चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन होता है ना वाटर में, तो वाटर में उसके अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, वाटर में आयंस होते हैं और वो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे पहुंच जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज अनायन है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे पहुंच जाएंगे। कैथोड एनोड पता होगा आपको, कैथोड बनाते हैं हम, मतलब कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और एनोड होती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है। जो भी पॉजिटिव चार्ज सारा नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज सारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ओके। सब जो आयनिक कंपाउंड्स है ना ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। कहीं आप बैठे हो और NaCl आपने ले लिया, नमक उठाया, आप उसे उसमें से बिजली पास करा के देख रहे हो, ऐसा नहीं होता। सॉलिड स्टेट में नहीं मतलब कंडक्ट कर पाते ये इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके मूवमेंट ही नहीं होती आयंस की, राइट। मूवमेंट तो इसके वाटर में होगी ना। अब मूवमेंट क्यों नहीं होती सॉलिड में, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है ना ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके मोल्टन स्टेट में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो चार्ज और चार्ज आयन के बीच में, वो ओवरकम कर लेते हैं हम उन्हें। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा हम ओवरकम कर पाते हैं ड्यू टू हीट प्रोवाइड करने से, राइट। उसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आयंस हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं और आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं इन द मोल्टन स्टेट। ओके, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम हलवा बच्चों जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इनके आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बने, फॉर्मेशन कैसे हुई Na2O की, MgO की, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये आपको बताना है। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर बच्चों को बहुत ही खतरनाक टॉपिक लगता है, जो कि है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल। बट डरना नहीं है, इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है। मैं आपको बिल्कुल आसान वे में समझाऊंगी सो दैट आपको इजीली समझ में आ पाए। ओके, सो अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल, अब इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगी मैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अकरेंस ऑफ मेटल मतलब कि मेटल कैसे अकर करते हैं, मेटल कैसे प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि मेटल की बारिश होती है, क्या मेटल की बारिश होती है, क्या मेटल की आंधी चलती है, ऐसा तो नहीं है ना। मेटल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, राइट। अर्थ की क्रस्ट में मेटल प्रेजेंट होता है। तो अर्थ की क्रस्ट क्या है, अर्थ की क्रस्ट मेजर सोर्स है मेटल का, राइट। आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ को, समझो, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब हमें ये चीज़ भी पता है, बचपन में हमें पढ़ी थी कि सी वाटर के अंदर ना बहुत सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे सॉल्ट्स जो है ना वो सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को भी तो हम इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो भी नेचुरली अकर करते हैं ना, मतलब नेचुरली, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में अकर करता है, मतलब कोई इंसान रख के नहीं गया वहाँ पे, कोई हमने रखा नहीं है कि पहले 10 साल पहले मैंने रखा था और अब भैया कुछ और बन गया होगा वो, है ना, 10 साल बाद हमने चेक किया, जो ऐसा नहीं है। वो नेचुरली वहाँ पर अकर करता है, नेचुरली वहाँ पर कोई एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं मिनरल। ठीक है, उसको मतलब एलिमेंट और कंपाउंड को, ठीक है, उसे हम कहते हैं मिनरल्स, जो कि नेचुरली हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं।
राइट। सो कुछ जगहें ऐसी होती हैं ना जहाँ पर मिनरल्स के अंदर मिनरल्स, मान लो मैंने एक्सट्रैक्शन की, मान लो मैं ना खुदाई वगैरह कर रही हूँ और मुझे कोई मिनरल मिला। अब उस मिनरल में मुझे पता चला उस मिनरल में ना बहुत अच्छी खासी परसेंटेज है किसकी, गोल्ड की। तो मैं उस मिनरल में से उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के मैं प्रॉफिटेबली उसको मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं जिनके पास ना कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ना मिनरल्स के पास एक एक ज़रूरी नहीं कि गोल्ड की हो, एक पर्टिकुलर मेटल की एक बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है, ठीक है, जहाँ से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। और इन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। मिनरल्स मतलब कैसे मिनरल्स, वो मिनरल्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा है किसी भी पर्टिकुलर मेटल की और जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा, ठीक है। इन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कैसे है, कैसे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, हाँ कि ना, बिल्कुल हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, जो भी हमारे पोटेशियम सोडियम आपके ऊपर ऊपर थे कैल्शियम वगैरह, ठीक है, फिर बीच में आ गए आपके जिंक आयरन लेड वगैरह, नीचे नीचे आ गए आपके गोल्ड सिल्वर जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, राइट। इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, सिर्फ इसी को आप दिमाग में रख के एकदम इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे कि मेटल को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसके ओर से, राइट। मेटल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर से ही तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर उसकी अच्छी खासी मात्रा होगी, राइट। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं ना जो अर्थ की क्रस्ट में ना मतलब फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड होकर हमें नहीं मिलते, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, राइट। अब जो हमारे मेटल हमने डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर कॉपर, जो कि हमारे नीचे नीचे थे, प्लैटिनम वगैरह, बिल्कुल एकदम ना रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव थे, रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल नीचे नीचे थे, बॉटम पे थे, ठीक है। वो हमें ना ऑफन मतलब हमें ना यूजुअली जो है वो मेटल्स जो होते हैं उस तरह के वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। ऑब्वियसली लीस्ट रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में कल्ले मतलब अकेले रहने में उन्हें खुशी है, कि किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहते, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाना चाहते, तो फ्री स्टेट में तो मिलेंगे ना। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कॉपर, ये सारी चीज़ें। बट कॉपर और सिल्वर होते हैं कई बार हमें कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिविटी के बिल्कुल टॉप पे होते हैं, जैसे कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इतने रिएक्टिव हैं कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, मतलब नेचुरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते ये एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं ना ये इतने रिएक्टिव हैं कि मतलब अकेले रह ही नहीं सकते, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। और ये मेटल्स कुछ यहाँ पर देखो, ये है मेटल्स, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव है कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते नेचुरली, ठीक है। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि मिडिल में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, जैसे कि जिंक आयरन लेड, ये सारी चीज़ें ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बीच के बिच्छू टाइप है, मॉडरेटली मतलब मीडियम से हैं, ओके, जैसे कि आपके ये रहे, ओके। और जो हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना वो हमें मेनली ऑक्साइड्स की सल्फाइड्स की और कार्बोनेट की और मतलब कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। इनकी जो ओर होती है ना ये हमें ऑक्साइड्स सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलती है, ओके। अब यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, बहुत सारे मेटल्स की ओर्स जो होती हैं वो ऑक्साइड होती हैं, ठीक है, ऑक्साइड होती हैं बेसिकली वो, ठीक है। वो क्यों होती हैं, ऑक्साइड ही क्यों होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन तो हमारी अर्थ पे अबंडेंट में प्रेजेंट है, राइट। और ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे से कोई ले ले फटाफट से, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई दे दे, नॉन मेटल है ना ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई दे दे, राइट। इसलिए वो फटाफट से भूखा रहता है इलेक्ट्रॉन का और फटाफट से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से ये कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी ओर्स बेसिकली, ओके। तो रिएक्टिविटी की बेसिस पे हम लोग 3 तरह से मेटल्स को ग्रुप कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ओके। सो अब मेटल्स को मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीका होगा, राइट। वैसे तो नहीं कि जो तरीका हम हाई रिएक्टिविटी के साथ हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल के साथ अपना रहे हैं वही हम लो रिएक्टिविटी वाले के साथ करेंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं,
राइट। बहुत सारे हर एक मेटल को जो भी इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करता है, उन सभी को ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं ताकि हम मेटल्स को ऑब्टेन कर सकें उसमें से, राइट। और बहुत सारे सेवरल स्टेप्स होते हैं हमारे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बेसिकली, ठीक है। तो उसका डायग्राम जो है वो यहाँ पर है, बट डायग्राम समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाई रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव क्या होते हैं और लो रिएक्टिव क्या होते हैं। ये ऊपर ऊपर वाले हैं हाई रिएक्टिव, ये बीच वाले हैं मॉडरेटली और नीचे नीचे वाले हैं लो, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सारे हाई रिएक्टिव, जिंक, आयरन और आपका लेड, कॉपर ये सारे मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। और आपके क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आपके जो भी आपके AgU मतलब AgAu मतलब कि सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम फाइनली कान खोल लीजिए अपने, आँख नाक सब कुछ खोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कि किस तरह से फाइनली हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मान लो मैंने खुदाई की, ठीक है, मान लो मैंने अपने घर के नीचे खुदाई की या फिर कोई भी जगह पर जाकर खुदाई की और मुझे एक मेटल का ओर मिला, एक मेटल का क्या मिला, ओर मिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, समझ लीजिए। अब डायरेक्टली क्या मैं ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूं? ऐसा तो नहीं है ना। और क्या होता है, और वही होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, ठीक है। बट सारा मेटल तो नहीं होता ना, मतलब पूरा और जो है, फॉर एग्जांपल मुझे इतना पीस मिला है और का, और ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने में पूरे मेटल ही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होगा, आधे या फिर 75% में इसका मेटल होगा या फिर 50% में मेटल होगा, राइट। बाकी के 25-50% में क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ होंगी, गंदगी होगी, डस्ट होगी, राइट। जो भी हमें मिलती है डायरेक्टली, हम अगर अर्थ से कोई चीज़ निकालते हैं तो गंदी भी तो होगी ना वो चीज़, मिट्टी वगैरह होगी, डस्ट वगैरह होगी, कोई एनिमल वगैरह एक्सक्रीटा छोड़ जाता है वहाँ पे, तो ओर्स वगैरह काफ़ी गंदे होते हैं, तो उनकी ज़रूरी होती है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग करें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन करें। अब कॉन्सेंट्रेशन कर ली, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, एक साफ ओर मिल गया। अब वहां से मुझे चेक करना है कि कौन सा मेटल है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मिला है या फिर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मिला है। अब सबसे पहले बात करते हैं मीडियम वालों की। मीडियम वाले मतलब आपके जिंक, आयरन, लेड, कॉपर ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं ना, वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोनेट ओर्स में और सल्फाइड ओर में, उनकी ओर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें देखो क्या होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि मेटल्स को ना हम ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में हम उसे गेन कर सकें, हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल सके, क्योंकि ऑक्साइड से हम इजीली रिडक्शन करके, मतलब कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस करके हम आसानी से मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट और सल्फाइड और एज कम्पेयर टू द ऑक्साइड ऑफ मेटल थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। कार्बोनेट और सल्फाइड और से अगर आप कोशिश करोगे ना मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, थोड़ा ना मुश्किल होता है, ओके। सो हमारी कोशिश क्या रहेगी, अब ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करें। अब कैसे करें, देखो कार्बोनेट ओर्स को हम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस करके, जो कि हम आगे देखेंगे भी। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है कि हम हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोनेट और मान लो मिला है हमें और हम उसे हीटिंग कर रहे हैं, बट लिमिटेड एयर में, मतलब हम ज़्यादा एयर प्रोवाइड नहीं कर रहे, लिमिटेड एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हम लोग जो है ना उसे हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ऐसा करने से क्या होता है, कार्बोनेट और जो है वो ऑक्साइड और में बदल जाता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदल जाता है। सल्फाइड और के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अब ये रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग कुछ नहीं है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में बस सिर्फ इतना फर्क है कि कैल्सिनेशन में क्या था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे थे लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, बट रोस्टिंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर भर भर के एयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोस्टिंग उसे कहते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें रोस्टिंग से सीधा ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा। अब ऑक्साइड मिल गया, मतलब कि ऑक्सीजन वाला मेटल मिल गया जिसके साथ ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि मेटल के साथ मान लो कोई कंपाउंड है उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो उसे हटाना कैसे है, हमें पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे ताकि वो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, अब हम इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन कर दिया, मतलब अब मुझे मेटल मिल गया, बट वो जब मेटल मिला है ना, वो अभी एकदम शुद्ध वाला मेटल नहीं है, प्योर नहीं है, ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत वो गंदा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लास्ट में करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब ये कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो हम आगे देखेंगे रिफाइनिंग में जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मतलब हम उसे साफ कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी की, ठीक है। जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनके साथ क्या होता है, वो बेसिकली सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब सल्फाइड ओर तो हमें पता है, सल्फाइड ओर से हम रोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है, रोस्टिंग से हमें मेटल मिल जाएगा, मेटल से हम रिफाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली बीच वाला आपने मीडियम रिएक्टिविटी वाला अगर प्रॉब्लम समझ ली ना, तो आपको ये लो और हाई रिएक्टिविटी समझ में आ जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की, कि जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं हम उन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उनकी मोल्टन ओर की जो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करते हैं हम लोग, हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। चलो फटाफट से हम आगे देखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। आई होप कि जो मैंने स्टेप समझाए हैं आपको कि किस तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स विद डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मतलब ओर्स की साफ सफाई कैसे करते हैं, एनरिचमेंट, राइट। हमने देखा था ना कि ओर्स की हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो करते कैसे हैं, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन करने भी क्यों है ना। तो हमें पता है कि ओर्स जो है ना, वो जब हम अर्थ से ओर को निकालेंगे तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज़ होती है, जैसे कि आपका सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सक्रीटा हो सकता है किसी भी एनिमल का। तो ये सब इंप्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग। क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, सारी जो इंपॉर्टेंट है ना बातें हैं ना, कि ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये 1 मार्क में पूछी जाती हैं। इनफैक्ट डिफाइन कैल्सिनेशन, डिफाइन रोस्टिंग, ये भी पूछा जा सकता है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, इंप्योरिटीज़ क्या होती है, इंप्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग। और ये जो इंप्योरिटीज़ है ना, हमारी कोशिश ये रहती है कि यार पहले ना हम ये गंदगी को साफ़ कर दें, बाद में हम आराम से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, राइट। तो गंदगी को कैसे साफ़ करेंगे, गंदगी को हम साफ़ करते हैं यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। अब देखो हम कैसे रिमूव करते हैं इनको, ठीक है, हम रिमूव ही कैसे करते हैं इनको, हम रिमूव करते हैं, यार दोबारा से मैं पढ़ती हूँ इसको, द प्रोसेसेस, जो भी हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं ना गैंग को रिमूव करने के लिए, उसकी ओर से, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो गैंग और ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कि मेटल जो हमें लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल मिलते हैं ना, लो रिएक्टिविटी वाले अनरिएक्टिव मेटल्स मिलते हैं, उन्हें हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, सब कुछ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठहरना नहीं है, बिल्कुल एकदम थोड़ी सी टॉपिक रह गया है, फटाफट से इसको कंप्लीट करके अब कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल सबसे नीचे हैं, वो मतलब कि सबसे अनरिएक्टिव मेटल है, वेरी अनरिएक्टिव मेटल, राइट। सो उनके ना अब क्या होता है, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अब ये इतने अनरिएक्टिव होते हैं कि हम इनके ऑक्साइड्स को ना आराम से मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हीटिंग करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार, सिनेबार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनेबार होता है HgS, HgS मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, जो कि एक मरकरी का ओर है, ठीक है, मरकरी का ओर है, क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्वेश्चन आता है कि राइट सॉरी सिनेबार इज द ओर ऑफ विच मेटल, या फिर क्या कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कि सिनेबार HgS होता है, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, और वो मरकरी का एक ओर होता है, ओके। सो जब हम इसको हीट करते हैं ना, अब हमें देखो HgS मिल गया, मतलब कि ओर मिल गया मरकरी का, मतलब कि मर्क्यूरिक सल्फाइड मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें, राइट। तो हम हीटिंग करके इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया हमने, 2HgS लिया, ठीक है, प्लस उसके साथ हमने क्या किया, क्या किया यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन का, ठीक है, विद इन अ प्रेजेंस ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट हमने प्रोवाइड कर दी। क्या बन जाएगा यहाँ पर, HgO, मतलब कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर साथ में बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पर अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो हम बहुत ईजी है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम इजीली हीट करके मर्करी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बेसिकली डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। और सेम लॉजिक लगता है आपका कॉपर के साथ। कॉपर आपका Cu2S मतलब कुप्रिक सल्फाइड बोलो, कॉपर सल्फाइड बोलो, एक ही बात है। कुप्रिक सल्फाइड जो है ना उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कुप्रिक सल्फाइड इज एन ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। अब उसको हम कैसे करेंगे, उसके साथ भी सेम लॉजिक करेंगे, सेम कहानी करेंगे कि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ हीट, और क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा कुप्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से हमें कोई मतलब नहीं रहता एज यूजुअल, और हम लेंगे कुप्रिक ऑक्साइड। कुप्रिक ऑक्साइड के साथ हम क्या करेंगे, Cu2
एस, ये क्या लिया, ये तो दोबारा से वही ले लिया, राइट, ये तो दोबारा से कॉपरिक सल्फाइड ले लिया। क्यों लिया, ताकि यहाँ पर हमारा कॉपर अलग हो जाए और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाए। ओके, सो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमें कॉपर जो है यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ये था एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमारे सबसे कम होते हैं, नीचे होते हैं, राइट। यहाँ पर मैं क्या देखा, लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम देखेंगे जो मिडिल में मेटल्स प्रेजेंट हैं उनका क्या। तो जो मिडिल में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि आपके आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड, कॉपर, ये सारे ना मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब बीच बीच वाले मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये बेसिकली ना सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारी अगेन मैं वही कहूँगी कि हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज कर दें, राइट। तो रिडक्शन से पहले हम क्या कहते हैं, हम सल्फाइड कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करना चाहते हैं। सल्फाइड को कैसे चेंज करते हैं, यस, रोस्टिंग करके। रोस्टिंग क्या होता है कि हम हीटिंग करते हैं स्ट्रांगली, राइट, और बहुत ज़्यादा हम एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हम इसको हीटिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं रोस्टिंग, जिससे हमारी सल्फाइड और ऑक्साइड और में प्रेजेंट मतलब चेंज हो जाती है। ओके, सो कार्बोनेट और जो है, कार्बोनेट और का क्या, कार्बोनेट और जो है उसे हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब स्ट्रांगली तो हीट करते हैं नो डाउट, बट लिमिटेड एयर में, एक्सेस एयर यहाँ पर नहीं यूज़ करते, लिमिटेड एयर यूज़ करते हैं, राइट। उसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग यूज़ करते हैं, क्या चीज़ करने के लिए, ताकि हमारे कार्बोनेट और सल्फाइड्स जो हैं वो हमारे ऑक्साइड्स में चेंज हो सके। ओके, और रिडक्शन करके हम इजीली अपना मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया हूँ मैं जेडन का, मतलब कि जिंक का। जिंक सल्फाइड है यहाँ पर, उसके साथ हमने रोस्टिंग किया। रोस्टिंग दोनों हमारे प्रोसेस हो सकते हैं जिंक के साथ। जिंक सल्फाइड के साथ हम रोस्टिंग करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो यहाँ पर क्या बना, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम इजीली रिड्यूस करके जिंक मिल जाएगा हमें, राइट। कैल्सिनेशन कैसे करेंगे, जिंक कार्बोनेट, राइट। जिंक कार्बोनेट को हम यहाँ पर एक्सेस एयर यूज़ नहीं करेंगे, लिमिटेड एयर में हीट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर बनेगा आपका ZnO, मतलब कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि जो मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, अब मेटल्स ऑक्साइड देखो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद जो हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स थे वो सारे हमारे किस में चेंज हो गए, मेटल ऑक्साइड्स में चेंज हो गए, राइट। तो मतलब कि अब हमें ज़रूरत क्या है कि हम रिडक्शन कर पाएँ, और रिडक्शन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बट दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। हमें वही तो चाहिए, जो हमारे मेटल को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद भले जो मर्जी करे उसके साथ, राइट। तो हम यूज़ करते हैं कार्बन का। जैसे कि यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड को जब हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें बना जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जब हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। किसी भी कंपाउंड, किसी भी मेटल को मान लो कंपाउंड से, उसके कंपाउंड से हमें गेन करना है, उसे ऑब्टेन करना है, तो वो भी एक तरह से रिडक्शन प्रोसेस ही होता है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा मेटल है उसे कंपाउंड से मतलब ऑब्टेन करना है, तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं क्या हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो एक लो रिएक्टिव मेटल की जगह ले सकता है उसके कंपाउंड से, राइट। तो यहाँ पर हम वही कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कार्बन कोक का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिमाग में रखकर यूज़ करते हैं, किनका, हाई रिएक्टिव मेटल का, मतलब कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सभी का यूज़ करते हैं, और ये सभी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3MnO2, ठीक है, उसके साथ हमने एल्यूमिनियम रिएक्ट कराया तो क्या बना 3Mn अलग हो गया और एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इतनी हीट लार्ज होती है कि मेटल अपनी मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब कि जो फेरिक ऑक्साइड होता है बेसिकली Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, जब उसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्या किया हमने, आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बहुत सारी हीट बनी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, और ये रिएक्शंस जो है ना वो
किस चीज़ में यूज़ होती हैं? तो ये यूज़ होती हैं टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उनको जॉइन करने के लिए यूज़ होती हैं। और जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं ना, मतलब कि कोई भी टूटे फूटे जो मशीन पार्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको जॉइन करने में काम आती हैं ये रिएक्शंस। कौन सी? थर्मिट रिएक्शन। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब देखो लो रिएक्टिव की बात कर ली, मीडियम रिएक्टिव की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है उनका क्या। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। हमें पता है कि जो टॉप पे रिएक्टिविटी सीरीज पे जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वो ना मतलब उनके जो दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, मतलब कि कार्बन के साथ हीटिंग कर देंगे तो उनके कंपाउंड से वो बाहर हो जाएंगे, ऑब्टेन मतलब हमें मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन उनके ऑक्साइड्स को नहीं रिड्यूस कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इतने हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं कि कार्बन का कोई ताकत, कोई बस नहीं चलता कि इनके ऑक्साइड से इनको रिड्यूस कर सके। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सके, राइट। ये इसी वजह से, क्योंकि ये मेटल्स जो है ना, ये मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन से, राइट। दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति उनकी ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन के कंपैरिजन में, राइट। सो ये मेटल्स जो है ना, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग वाला काम लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मान लो हमारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। इनके मोल्टन क्लोराइड्स की हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तभी हमें ये मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो द मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर दूसरा डायग्राम है ये। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बीकर है, यहाँ पर है कैथोड, यहाँ पर है एनोड। तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये नेगेटिवली चार्ज है कैथोड, सारा पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, सो जो भी मेटल्स जो होते हैं ना हमारे, वो मेटल्स कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट। और यहाँ पर क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, वो एनोड पे जाकर चिपक जाता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है। ओके, और सेम चीज़ हमारी होती है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम को भी हम इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब हम फाइनली बात करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? देखो, मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो हमने यहाँ पर ऊपर रिडक्शन प्रोसेसेस देखे ना, कि हमने सब कुछ रिड्यूस कर लिया, ऑक्साइड ऑफ मेटल से ना हमने रिड्यूस करके मेटल निकाल लिया। अब वो जो मेटल आया है ना, वो इतना प्योर नहीं है कि हम उसे बेच सकें या फिर यूज़ कर सकें, इतना प्योर नहीं है। तो हमें थोड़ा इम्प्योरिटीज़ अभी भी उसके अंदर है। तो हमें पूरा प्योर मेटल चाहिए अगर, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो मेटल्स है ना, ये मतलब इनको ना हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर मेटल जो है वो, मतलब इम्प्योर मेटल की हम लोग एनोड बनाते हैं। ठीक है, इम्प्योर मेटल से हम लोग एनोड बनाते हैं, और प्योर मेटल से हम लोग कैथोड बनाते हैं। समझ में आया? ये है आपका एनोड, मतलब कि इम्प्योर मेटल से एनोड बनाई और प्योर मेटल से बना दी कैथोड। ये चीज़ समझ में आ गई? The apparatus is set up as shown in figure 3.12, ये आपकी फिगर है। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte। तो क्या होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ समझो यार, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। The electrolyte is a solution of acidified कॉपर सल्फेट। यहाँ पर हम किसका, मान लो हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर हम उसी का सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया, एनोड बनाई हमने इम्प्योर कॉपर की, ठीक है, और कैथोड बनाई हमने प्योर कॉपर की। तो जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे ना, तो जो हमारा प्योर कॉपर है वो हमारा सारा कैथोड की तरफ जो है ना डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड की तरफ बच जाएंगी ये सारी इम्प्योरिटीज़। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यहाँ पर क्या किया हमने, जिसका हमने रिफाइनिंग करनी थी जिस मेटल की, उसी मेटल का सल्फेट सोल्यूशन लिया पहले तो। ठीक है, और इम्प्योर मेटल की बनाई एनोड, और प्योर मेटल की बनाई आपकी कैथोड। ठीक है, और उससे क्या हुआ, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवाई, तो क्या बना, जो भी हमारा प्योर मेटल था, प्योर कॉपर था, वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड, मतलब कि प्योर कैथोड की तरफ आ गया, और सारी जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह थी, कोई एनोड मड के रूप में वो नीचे आ गई। मड वगैरह, मिट्टी वगैरह, सैंड, सॉइल, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ थी XYZ, वो सारी एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में आ गई। ओके, ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके,
क्या था यहाँ पर, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो कैथोड पे हमें इलेक्ट्रोलाइट जो है ना डिपॉजिट हो जाता है मेटल का, ठीक है, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट किया। ओके, सो द सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द सॉल्युबल इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम। जो भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं वो तो चलो सोल्यूशन के अंदर चली जाती हैं, और जो इनसॉल्युबल है मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती, वो हमारी बॉटम में बैठ जाती हैं। जैसे कि इस सोल्यूशन में जो भी इंप्योरिटीज थी जो कि सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकती थी, वो तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गई मस्त तरीके से, लेकिन जो नहीं हो पाई वो बेचारी हमारी नीचे बैठ गई, ठीक है, तो एनोड के नीचे बैठ गई, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। तो ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, व्हाट इज एनोड मड, तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चंस देख ले फटाफट से, खत्म होने वाला चैप्टर, बहुत मजा आया आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं, मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, और गैंग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। कोई ऐसे मेटल्स के नाम बताओ जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कौन से केमिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं अगर हमें किसी भी मेटल को उसकी ऑक्साइड से ऑब्टेन करना है तो। ओके, कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कोरोजन के बारे में, राइट। कोरोजन क्या होता है, कुछ भी हमारे मेटल्स जो है ना वो मतलब जो बाहर ना एयर है गंदा सा, जो भी मॉइस्चर वगैरह है, जो गंदी गंदी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं डर्ट वगैरह, वो हमारे मेटल को ख़राब कर देती हैं, राइट। सो सिल्वर आर्टिकल्स जो है ना, सिल्वर आर्टिकल्स अगर हम उन्हें खुला छोड़ देंगे एयर में तो उनके ऊपर ना एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है। आपने देखा होगा सिल्वर ज्वेलरीज जो होती हैं वो उनके ऊपर ब्लैकिश सी लेयर आ जाती है, वो होती है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो है ना सिल्वर ऑक्साइड हो जाती है, और साथ में कुछ ऐसी भी होती हैं कि सल्फर फॉर एग्जांपल हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, सॉरी सिल्वर ऑक्साइड नहीं होती, वो सिल्वर सल्फाइड होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि हमारी एयर में सल्फर प्रेजेंट होती है, राइट। अब सल्फर प्रेजेंट होगी तो सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सिल्फर सल्फाइड बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, ठीक है। उसकी कॉटिंग चढ़ जाएगी बेसिकली। कार्बन जो है वो जब कॉपर जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमारी एयर में होती है, तो वो धीरे धीरे ना अपना ब्राउन सरफेस जो है वो शाइनी सरफेस जो है वो खोने लगता है, और धीरे धीरे उसको ग्रीन कॉटिंग सी चढ़ जाती है, ग्रीन कलर बन जाता है। वो क्यों बनती है, वो क्या होता है ग्रीन कलर सब्सटेंस, वो होता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयरन को जब हम खुले में छोड़ेंगे, ये तो हमें पता ही है सभी को कि आयरन को जब हम खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा रेडिश ब्राउन सी लेयर आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ओके, फटाफट से एक एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.14 क्या है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उसके अंदर इस तरह से आयरन नेल्स को आपको डाल देना है। ओके, अब आपको इन टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर देना है ABC, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लेबल कर दिया। अब A टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है, और उसे कॉर्क कर दो। कॉर्क मतलब यहाँ पे ऊपर से ढक्कन लगा दो, कॉर्क लगा दो बेसिकली, ठीक है। और पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, और बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर एकदम साफ बॉइल्ड क्या हुआ पानी हमें डिस्टिल्ड मतलब जो है बी टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। और उसके ऊपर हमें क्या कर देना है, उसके ऊपर हमें ऑयल की एक लेयर चढ़ा देनी है, ऑयल डाल देना है मतलब उसके ऊपर, ठीक है। और ऊपर क्या कर देना है, हमें कॉर्क लगा देना है, ठीक है। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपको लेना है और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर डाल देना है, ठीक है, और ऊपर से ढक्कन लगा दो। तो क्या होगा, मतलब इन तीनों कंडीशंस में कुछ दिनों बाद आप क्या नोटिस करोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल थी ना, वो मतलब उसमें जो है ना क्या हो गया, दैट आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, मतलब खराब हो गई आयरन नेल, ठीक है। यहाँ पर देखो रस्टिंग हो जाएगी इसके आयरन नेल के, ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे देखो रस्टिंग हो जाएगी, राइट। अभी रस्टिंग की होगी, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी और सी में रस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल्स जो थी ना वो हमने एयर और वाटर दोनों में रखी थी, मतलब वाटर भी डाला था और आधी एयर में भी थी, राइट। और टेस्ट ट्यूब बी में वो पूरी वाटर में थी, और टेस्ट ट्यूब सी में वो सिर्फ एयर में थी, ठीक है। सो अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर थोड़ा सी रेस कर देते हैं, ज़्यादा ही गंद मच गया यहाँ पर। तो क्या लिया हमने, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट ट्यूब लिया हमने 3, ठीक है, आयरन नेल्स लिए तीनों में, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया, इसको आधा पानी से भर दिया और आधी आयरन नेल को खुला छोड़ दिया। यहाँ पर हमने आयरन नेल्स रखे, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा, ऊपर ऑयल की लेयर चढ़ा दी बेसिकली, और यहाँ पर कुछ नहीं रखा, बल्कि यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोराइड के कुछ एनहाइड्रेट्स मतलब कुछ ऐसे ड्राइंग एजेंट डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस केस में टेस्ट ट्यूब ए वाले केस में रस्टिंग होगी, बी और सी में रस्टिंग नहीं होगी। ओके, अब इससे हमें बचा कैसे जा सके, तो बचा कैसे जा सके वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे कैसे बचा जा सके इससे। हम क्या कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग, याद है आपको एनोडाइजिंग क्या थी,
कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर बना देते हैं, राइट, और हम अलॉयज भी बना सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है कि आयरन और स्टील के ऊपर ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ना बेसिकली एक थिन लेयर ऑफ जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब रस्टिंग उसके ऊपर नहीं होगी, ठीक है। जिंक कोटिंग अगर टूट गई ना तो भी नहीं होगी रस्टिंग के ऊपर, ठीक है, मतलब काफ़ी परमानेंट टाइप का मैटर एक मेथड है, ठीक है। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए प्रॉपर्टीज मेटल्स की वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है कि बहुत मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है, सबसे ज़्यादा हम आयरन को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में हम कभी यूज़ ही नहीं करते आयरन को। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। प्योर आयरन जो है ना काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेस ईजिली व्हेन हॉट, और जब हम उसे हॉट करते हैं तो वो ईजिली स्ट्रेच हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे मतलब कभी भी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन अगर हम उसके अंदर कार्बन ऐड कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और जब आयरन को हम मिक्स करते हैं किसके अंदर? निकल और क्रोमियम के अंदर, तो हमें एक स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक है। स्टील क्या होता है बताओ यार? अलॉय होता है एक, है ना। स्टील क्या होता है? अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में जब मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अलॉय बन चुका है। और स्टील किसका अलॉय है? स्टील है आयरन निकल, और आयरन का निकल के साथ या फिर आयरन का क्रोमियम के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है और ये रस्टिंग नहीं होती। आपने देखा होगा घर में जो स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं उन पे रस्टिंग होती है क्या? नहीं होती उन पे रस्टिंग। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अलॉय होते हैं। तो अलॉइंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है, ताकि हमें देखो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए थी वो मिल गई ना हमें। देखो आयरन देखो, आयरन को अगर हम अकेले रखते हैं, आयरन अगर वैसे पड़ा है तो उसके ऊपर रस्टिंग लग जाएगी, लेकिन जब आयरन अलॉय की फॉर्म में, स्टील की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी रस्टिंग नहीं लगती। तो हमें अपनी मर्जी से जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए वो हमें मिल चुकी हैं, राइट। सो वी गेट द स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। तो स्टील पे रस्टिंग कभी नहीं लगती। आप चाहे तो हमारे घर के बर्तन भी देख सकते हैं, आपके घर के जो होते हैं ना बर्तन वगैरह स्टील के, ये वेसल्स जो होते हैं वो भी हमारे स्टील से ही बने होते हैं और जो कि हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती, ठीक है। सो अगर हम आयरन को बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस। तो मेटल को हम किसी भी अदर सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और नॉन मेटल। जो भी सब्सटेंस हमने ऐड किया है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एकदम मिक्स्ड मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मतलब एकदम ना डिजॉल्व्ड है, राइट। तो होमोजीनियस आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, जैसे कि आयरन निकल का स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, ओके। और साथ में आपकी आयरन क्रोमियम भी क्या होती है? स्टेनलेस स्टील होती है, राइट। उसी तरह से देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? पहले एक प्राइमरी मेटल को, यानी कि जो फर्स्ट मेटल है, हम उसे मेल्ट करते हैं, उसके अंदर फिर डेफिनेट प्रोपोर्शंस के अंदर, एक अच्छे रेशियो के अंदर, डेफिनेट रेशियो के अंदर दूसरे एलिमेंट्स जो है हम डिसॉल्व करते हैं, और उसे फिर हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे, अलॉय बन जाता है, ठीक है। चलो, डू यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड जिसे हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। वो क्यों होता है? इट इज़ देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसी वजह से जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता, इतना सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट्स का, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्योर गोल्ड में कितने कैरेट्स होते हैं? 24 कैरेट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे हम अलॉय करते हैं, या तो सिल्वर के साथ या फिर कॉपर के साथ हम उसे अलॉय करते हैं और उसे हम हार्ड बनाते हैं, ठीक है। और जनरली इंडिया में क्या होता है? 22 कैरेट ऑफ गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। मतलब कि 22 पार्ट्स हम प्योर गोल्ड का लेते हैं और 2 पार्ट्स हम कॉपर या सिल्वर का ले लेते हैं अलॉइंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है? 22 कैरेट हम लेते हैं, 22 पार्ट्स लेते हैं प्योर गोल्ड के, और 2 पार्ट्स लेते हैं कॉपर या सिल्वर के, जब हम अलॉइंग कर रहे होते हैं, उसे हार्ड कर रहे होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। सो इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्करी देन द अलॉय इज नोन एज
एन एमेलगम। मतलब कि अगर मान लो एक मेटल, अगर कोई भी मेटल, मतलब एक मेटल है फॉर एग्जांपल गोल्ड है या फिर कुछ भी ऐसा मेटल है जिसको हम अलॉइंग कर रहे हैं, और अलॉइंग उसकी हम फॉर एग्जांपल मरकरी के साथ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस अलॉय को हम कहेंगे एमेलगम। ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी अलॉय का, वो काफ़ी कम होता है दैट ऑफ द प्योर मेटल्स। मतलब प्योर मेटल के कंपैरिजन में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जो अलॉय का, वो प्योर मेटल्स के कम होता है। ठीक है। जैसे कि ब्रास, ब्रास भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अलॉय का, जो कि किसका अलॉय है, कॉपर और जिंक का। ठीक है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो कि आपका कॉपर और टिन का अलॉय है, राइट। ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। वेयर एज जो कॉपर है वह हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने में यूज करते हैं। मतलब कॉपर अकेला अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसका अलॉय फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, एक अलॉय होता है लेड टिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास किसका अलॉय है, स्टील किसका अलॉय है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, सोल्डर किसका अलॉय, ये सबको सबको याद रखना है। सोल्डर होता है लेड और टिन का अलॉय। ठीक है। और जिसका काफ़ी ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हम ना उसे क्या करते हैं, इज यूज फॉर द वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। ओके, इसमें हम उसे यूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं। ये एक फैक्ट है एक तरह से। ठीक है। सो द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, इसमें क्या है, हम बात करेंगे आयरन पिलर निरंद कुतुब मीनार। दिल्ली में कुतुब मीनार है, सभी को पता है, राइट। कुतुब मीनार के पास ही ना एक आयरन पिलर है, एक लोहे का खंबा टाइप आप बोल सकते हो। ठीक है। जो कि 1600 साल पुराना है, मतलब 1600 साल पहले किसी आयरन वर्कर्स ने बनाया था। ठीक है। और उस समय पे इतनी अच्छी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी ना, इतना अच्छी लोगों को नॉलेज थी केमिस्ट्री की, कि रस्टिंग भी कुछ होता है, जंग भी कुछ होता है, कि उन्होंने ऐसी उसके अंदर मतलब ऐसे कुछ प्रिवेंशंस यूज़ किए जिसकी वजह से आज तक उस आयरन पिलर पे ना मतलब रस नहीं लगा है। ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो कि 1600 साल पहले लोगों में इतनी नॉलेज थी, इंडिया में भी। ठीक है। दिल्ली में जो आयरन पिलर है उसको बनाते समय लोगों में इतनी नॉलेज थी कि प्रिवेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि रस्टिंग हो सकती है टाइम टू टाइम, राइट। क्योंकि 1600 साल पुराने, मतलब इसका मतलब यहाँ ये तो रेडिश ब्राउन हो जाना चाहिए था पूरा, बट ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आयरन वर्कर्स उस टाइम पे थे उनमें इतनी नॉलेज थी कि रस्टिंग होती है, और उनको ये भी पता था कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं, बट थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड्स से। ठीक है। तो ट्रेडिशनली उन्होंने थोड़े प्रिवेंशंस यूज़ किए, जिसकी वजह से आज तक ये आयरन पिलर पे बिल्कुल जंग नहीं लगा है, वैसे का वैसा खड़ा है ये। ठीक है। सो for its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all of the parts of the world. The iron pillar is 8 meter high and weighs 6 tons. मतलब कि 6000 किलो का इसका वेट है और 8 मीटर हाई है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना आयरन है, राइट। सो क्वेश्चंस देख ले फटाफट से। मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। इन सभी मेटालिक ऑक्साइड्स को हमने इन मेटल्स के साथ जो है ना रिएक्ट करवाया। किसके साथ? मेटालिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इन सभी को ना इन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराया। तो क्या बनेगा? इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस? किस टाइम पे, किस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, किस टाइम पे, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मेटल्स कोरोड नहीं होते इजीली, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, ये भी आपको बताना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया था, ये आपको बताना है। ओके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके। सो आई होप मेरी दोनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके। हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है उस चैप्टर में भी। सो थैंक you so much for watching this video.